अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हमारे शख्सियत हैं, बहुत सारी खूबियों की हामिल, सलाहियतों की हामिल, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा बहुत सारे टाइटल्स उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन, सोशल एक्टिविस्ट, स्पोर्ट्समैन और तजियाकार मोहतरम जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि एक तो मसरूफियत बहुत है और दूसरा आप सफ़र की तवालत भी है और थकान भी, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त दिया, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो है वो कल नाज़रीन, क्योंकि यौम आशूर था और बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया, लेकिन मैं इन अल्फाज के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा कि दोनों बुलंदियों का नहीं कोई भी जवाब, दोनों बुलंदियों का नहीं कोई भी जवाब, पुश्ते नबी से नो के सिना तक गया हुसैन। गिलानी साहब, मैं चाहूँगा कि इसी हवाले से आप लोग कुशाई करें कि शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया और पूरे मुल्क में बड़ी अकीदत और एहतराम से ये दिन मनाया गया। तमाम शहरों में मजालिस का इनकाद और जुलूस बरामद हुए। मजालिस शाम गरीबा में ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। कैसे देख रहे हैं, क्या कहें? इंसानी तारीख़ और इस्लामी तारीख़ का जो सबसे कर्ब अंगेज़ वाक़या अगर किसी को कहा जाए तो ये बिल्कुल वाक़या करबला था। और इसको किस तरह से बयान किया जाए? नबी के वो सबसे प्यारे जो उनके कंधों पे सवार होते थे, जिनकी वजह से उनके सजदे तवील हो जाते थे, बिल्कुल उनको इस जुल्म के साथ, इस बर्बरियत के साथ पूरी उनके ख़ानदान को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। तो इससे ज़्यादा तो कोई दुख और अफसोस की बात हो नहीं सकती हम जैसे लोगों के लिए। और उसकी याद को मनाना और उनके बारे में बात करना, उनकी सच्चाइयों को बयान करना, उन जुल्मों को हाईलाइट करना, उन साजिशों से पर्दा उठाना, ये बड़ा ज़रूरी है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए। इसमें एक बड़ा अच्छा पैगाम वो ये है कि कभी इक़्तिदार के ऐवानों में हिकमत बड़ा आला मकाम रखती थी, फिर एक दौर आया जो यहाँ से शुरू होता है जब साजिशें हिकमत को टेक ओवर कर गई। उन साजिशों ने फिर मेरिट को, फिर उन चीज़ों को, उनकी धज्जियाँ उड़ाई और इस हद तक कि जुल्म के पहाड़ उन पे तोड़े। तो ये हमारी नस्लों को बताना बड़ा ज़रूरी है। और इसी हवाले से जो कल का दिन गुजरा है उसमें तमाम उलमाए कराम ने, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने अपने अपने हिस्से, अपने अपने जो उनकी कंट्रीब्यूशन बनती है उसके मुताबिक इसको अपने अगली नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की है, इस वाक़े को सही तरीके से बयान करने की कोशिश की है, उसके साथ जुड़ी हुई बातों को, हकीकतों को उजागर करने की कोशिश की है। और बड़े इज़्ज़त और एहतराम अकीदत से ये मनाया गया। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि इस कोरोना के दौर में जब दुनिया इस वक्त ये जंग लड़ रही है, उसके अलावा हमारे अमन और अमान के मसाइल बड़े होते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इस दिन को और इस सारे सिलसिले को बड़े पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर किया। और मेरा ख्याल सल्यूट टू ऑल दोज फोर्सेस जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो इंतजामी इदारे हैं, उन सबको सलाम कि उन्होंने। इसी हवाले से एक खबर भी है मेरे पास और मैं आपके इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि वाकई क्रेडिट गोज टू फोर्सेस की जिस तरह पुरअमन फजा में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने एक बहुत बड़ी लहर देखी और उसके खिलाफ अच्छी खासी जंग लड़ी गई और दुनिया मानती है, और अब ये दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ने वो जंग लड़ी है कि जिसका सामना कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क को होता है, तो तब जाके एहसास हुआ उन्हें। लेकिन पाकिस्तान उस जंग में कामयाब हुआ, लेकिन अब भी साजिशी अनासर हैं। मैं उसी हवाले से एक खबर है मेरे पास, लीडिंग स्टोरी है। जनूबी वजीरस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और इसके साथ साथ 4 एहलकार जख्मी हुए। और ये वो शहादतें हैं जिनकी वजह से हम बड़े अमन से रहते हैं और शायद उन्हीं कामयाबियों को सबूताज करने की कोशिश की गई। देखिए, ये जो अमन हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कुर्बानियां मांगता है, और ये कुर्बानी यहाँ पे देखा जाए तो एक हल्की सी मिसाल आप देखें तो हमारे इस वजीरिस्तान में मिलती है, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस
सालों से कुर्बानियां दे रही हैं। एक वो दौर था जब हमारा कोई दिन किसी दर्दनाक वाक़े के बगैर गुजरता नहीं था। तो आज अल्लाह का शुक्र है जब इतने बड़े बड़े वाक़यात जो मुहर्रम के जुलूस और इस तरह की चीज़ें बड़े पुरअमन तरीके से गुजरती हैं, तो इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ, इसके पीछे बड़ी एफर्ट्स हैं हमारे उन सारे लोगों की जो सिक्योरिटी के हवाले से इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मुसल्लह अफवाज हैं, चाहे वो हमारे पुलिस के इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, कौम की खास तौर पे जो आम आवाम जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अमन आवाम के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये वो सारी वो कोशिशें हैं जिसको डेफिनेटली दुश्मन को तो पसंद नहीं है, तो वो अपनी तय पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन गहलानी साहब, मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा तो सलाम तो है ना उन फोर्सेस को, उन शोहदा को, उन्हें जिन्होंने वो कुर्बानियां दी। और एक जुमला बड़ा ज़बान ज़्यादा आम रहा, बल्कि हम चाहे वो सिपा सालार हैं वो भी बोलते हैं, या सियासी क़यादत है, अस्करी क़यादत है, वो जुमला बोला जाता है कि ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तो हमने देखा, हमने वो दौर देखा कि जब कुर्बानियां भी दी गई और वाकई वो रायगा नहीं गई। और अब ये जो छोटे छोटे मामलात होते हैं वो शायद साजिशी और नासर बौखलाहट का शिकार हैं। और हमने तो इस दौर में तो ऐसी सूरत हाल भी देखी, स्पेशली जिन के ताने बाने जुड़े हुए हैं इससे, वो बौखला गए हैं। और मैं फिर यही कहूंगा कि वाकई सलाम है पाक अफवाज को, कौम को पूरी को, कि जिन्होंने मुकाबला किया इस सारी सूरत हाल का। कोई शक नहीं है। मैं बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो हमारे खित्ते के हालात हैं, उसमें तनहा अगर ये हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर पाए हैं, जो दुनिया किसी तरह से दहशतगर्दी को मैनेज नहीं कर पाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद के साथ, मेरा ख्याल है इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हमें अपनी मोटिवेशन रखनी चाहिए, अपने सरों को अल्लाह के हुजूर झुकाना चाहिए, आजिज़ी रखनी चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिल के इन कोशिशों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने बात बिल्कुल ठीक की कि दुश्मन जब फ्रस्ट्रेट होता है तो वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, और ये हमारे जवानों की शहादत इसी का एक हिस्सा है। लेकिन आप बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला आपकी और मेरी की हुई कोशिश को भी जाया नहीं करते। तो कुर्बानी तो किसी सूरत में जाया नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह ये कुर्बानियां रंग ला रही हैं, और मजीद इंशाअल्लाह रंग लाएंगी। बल्कि मैं वो जुमला जरूर ये कहूंगा कि वो बुखलाहट का शिकार जो है, क्योंकि दुश्मन ने देखा है, पाकिस्तान के अज़्म को देखा है, सलाहियतों को देखा है, और ये अब दुनिया मानती है। तो क्या कहेंगे कि वाकई दुनिया पाकिस्तान की इन सलाहियतों को तो अब सराहती है। जी हाँ, बिल्कुल सराहती है, क्योंकि पहले उनको एहसास नहीं था, क्योंकि उनको इस चीज की पेन नहीं हो रही थी, कहीं वो तकलीफ नहीं थी। अब जब देखा जाए तो वो खुद इस चीज का शिकार हुए, दहशतगर्दी को महसूस किया कि ये किस किस्म की चीज है और इसको टैकल करना कितना मुश्किल है। वो कई जगहों पर नाकाम हुए, और जब हमारी अफवाज ने, हमारी कौम ने, हमारी हुकूमतों ने मिल के इस चीज़ को एक अज़्म के साथ, आपने बात बिल्कुल ठीक, ये अज़्म है, ये जज्बा है, और ये अल्लाह की मदद है कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी कि हम उन चीज़ों को बहुत सक्सेसफुली उसको न सिर्फ हमने उनको टैकल किया, उनको ओवरकम किया, बल्कि आप देखें कि दुनिया के सबसे बड़े जो मार्के हुए, जंगी हालात पैदा हुए, इसी खत्ते में अफगानिस्तान आज तक सेटल नहीं है। तो वहां से जितना इन्फ्लक्स आ रहा है, इंडिया हमारे साथ जो सलूक कर रहा है, ये सारी ताकतें अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई उसको नहीं रोक पा रही, एक छोटे से नेटवर्क था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोगों ने बड़े अज़्म और हिम्मत का मुजाहरा किया, और सबसे बड़ी बात अगेन अल्लाह की इसमें मदद शामिल है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाब किया भी, और आगे भी कामयाब किया इंशाअल्लाह। मैं आगे बढ़ता हूँ गिलानी साहब, बात करते हैं कराची की। कराची वो शहर जो खूबसूरती की बाकायदा और बाज़ाब्ता एक मिसाल, रोशनियों का शहर, और जितने जुमले मैं बोलूँ शायद कम है उस शहर की अहमियत के हवाले से। मुआशी हब है वो, और ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद इस वक्त जो कराची के हालात हैं, एक तो तारीखी बारिश, फिर उस बारिश का इस माह के हवाले से, क्योंकि आज तो वो महीना भी चल रहा है जो सूरत हाल है कि अगस्त के हवाले से रिकॉर्ड बारिश, फिर उसकी रिकॉर्ड तबाही, और इतना बड़ा शहर, उसने शहर ने सबको फैसिलिटेट किया, सहूलतें दी, समोया हुआ है सबको, लेकिन उस शहर के साथ क्या हो रहा है? आपने यहीं से मैं शुरू करता हूँ जो आपने आखिरी जुमला कहा कि इस शहर को ने पाकिस्तान बनने से लेके आज तक न सिर्फ पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, बल्कि इस मुल्क के लोगों को रोजगार फराहम करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन अगेन जो फर्ज बनता था हमारी हुकूमतों का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे इदारों का, जिन्होंने इस कराची को महफूज रखना था ताकि वो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करे, उन्होंने बिल्कुल वो किरदार अदा नहीं किया। आप देखें पाकिस्तान बनने के बाद से एक तो माइग्रेशन हुई जो
पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन कराची वो शहर है जिसके अंदर मुसलसल इंटरनल माइग्रेशन होती रही, लोग रोजगार की तलाश में वहां जाते रहे। अल्लाह का शुक्र है कराची ने हर शख्स को, अल्लाह ने कराची के वसीले से रिस्क दिया है। तो इतनी ज्यादा आबादी बढ़ी, हमारे लोग आंखें बंद करके बैठे रहे कि यार इस मुल्क में आबादी की कैपेसिटी कितनी है, सहूलियात कितनी है, कितने लोगों को इसके अंदर आना चाहिए। हमने अगर ज्यादा लोग आ गए हैं तो अगले 8 साल 10 साल 15 साल में किस तरह से इस टाउन प्लानिंग को आगे लेके चलना चाहिए ताकि ये शहर एक प्रॉपर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनकी तरह डेवलप हो। हमने, हमारे जितने अहले इख्तियार लोग थे, उन्होंने कराची को सिर्फ और सिर्फ चूसा है, कराची से सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया है। मैं इसमें कराची के अवाम को भी जरूर दोष दूंगा क्योंकि उन्होंने भी, मतलब कराची के अंदर रहने वालों ने भी इस चीज को उस तरह से टैकल नहीं किया कि गवर्नमेंट से जाके बात करें कि यार इस तरह नहीं चलेगा। अभी भी आप देखें खामोशी से बैठे हैं बेचारे, क्या करें। बात यह है कि कराची के अवाम ने जिसको वोट दिया उसने भी कभी उनका हक अदा नहीं किया, सिवाय इसके कि वहां के वसाइल को उन्होंने अच्छा खासा खाया। और उसके बाद कराची के अवाम दोबारा उसी तरह मेहनत और मजदूरी, अल्लाह करेगा वो और भी करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं आज हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे अहले इख्तियार आज बैठ के कहें कि अब जो हो चुका है सो हो चुका है। अगले 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में हम ये करने जा रहे हैं कि ये मसाइल आइंदा अगले 3 से 4 साल में आपको नजर नहीं आएंगे। मैंने एक जुमला ऐसा किसी गवर्नमेंट के मुंह से नहीं सुना, किसी इदारे के मुंह से नहीं सुना कि यहां ये मसाइल हैं, सीवरेज का प्रॉब्लम है, पानी के मसाइल हैं। मैं उस तरफ तो आऊंगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू में 2 बड़े अहम पहलू हैं, बड़े बारीक नुक्ते हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि जो भी है, जो कुछ भी है, हुआ तो है ना, उसकी जिम्मेदारी तो किसी को उठानी है। एक तो वो कि वो जिम्मेदार कौन है, इसका तयन करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो भी जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों निभा नहीं रहा। जी, मैं ये कहूंगा कि जिम्मेदारी हर उस शख्स की बनती है जिसने कराची के अंदर एक दिन भी इख्तियार जिसके पास रहा, तो हर उस शख्स की जिम्मेदारी है। और वो अगर कहे या ना कहे, ये कौम उसको जिम्मेदारी देती है और उस पर जिम्मेदारी डालती है। इसमें बेशुमार नाम आते हैं, नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि उसने ये जो ब्लेम गेम्स है ना, ये बहुत ही कमजोर लोग किया करते हैं। मुझे कराची में हुकूमतों की, इदारों की कमजोरियां नजर आती हैं जो एक दूसरे को उससे ब्लेम कर रहे हैं। ये वक्त है जिसमें वो कहें हम सबसे गलतियां हुई हैं। आज हम सब बैठ के इसको देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। मैं राणा साहब आपको ये बात बताऊं, जब आपके अंदर विल आती है ना, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ठीक ना की जा सके, क्योंकि अल्लाह का कानून है। वो आपके ऊपर उतना बोझ डालते हैं जिसको करने की सकत आपके अंदर अल्लाह ने दी होती है। तो ये हो नहीं सकता कि कराची के जो आज के मसाइल हैं, इस मुल्क के जो आज के हालात हैं, वो ठीक ना हो सके। ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमारी विल है जिसको ऊपर आना है। और दूसरा, जब हम मेरिट का ये हाल करेंगे ना राणा साहब, इस मुल्क में हमने मेरिट का सत्यानाश कर दिया। हमने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हर वो चीज की है जिससे हमें फायदा हो। मैं हैरान होता था ये मिसालें सुन के कि एक बेवकूफ शख्स के बारे में कहा जाता था ना, वो टहनी काट रहा था जिसके ऊपर वो खुद बैठा था। मैं आप अब गौर से देखें, आज हमारे मुल्क में हर साहिब इख्तियार बंदा यही काम कर रहा है। मैं कहता हूं यार, आप बेशक फायदे उठाएं, अपनी औलाद के लिए उठाएं, इस टहनी को मत काटो। ये टहनी कट गई तो मेरे और आपके बच्चे ही नहीं, उनके अपने बच्चे भी किसी जोगे नहीं रहेंगे। वो कहते हैं ना, बाहर चले जाएंगे। बाहर जाके, मैं बाहर रहता हूं 18-20 साल 22 साल हो गए मुझे, बाहर जाके आपको वो इज्जत और तकरीम नहीं मिलती। बेशक आप जितनी बल्कि अगर वो रेशो का हिसाब लगाया तो आपको जितना काम करना पड़ जाता है, नहीं आपको वो हकूक मिलते हैं ना, आपको वो खुशी मिलती है अपने अंदर। बिल्कुल, ये मुल्क अल्लाह ने आपको दिया बड़ा कैलकुलेटेड। अल्लाह ताला वही देते हैं जो आपको आपके लिए बेहतरीन होता है। अगर हम इसकी का फहम नहीं रखते तो ये हमारी कम अकली का फहमी है। मैं अभी भी बबांगे दोहल सबसे कहता हूं कि होश के नाखुन लें। आपके अपने बच्चे कल खुदा ना खास्ता ज़लील ख्वार ना हो, उससे बेहतर है कि आज बैठें और देखें कि इस मुल्क को, इस कराची को, इस सूबे को, इस खूबसूरत गुलदस्ते के जो अल्लाह ने दिया है, ये जुमले तो आप अहले इख्तियार या अरबाब इख्तियार के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जिनको आप दोष दे रहे हैं, अवाम अगर इस्तेमाल किया जाए लफ्ज़, तो आम आदमी आखिर उनमें वो जोश क्यों नहीं आ रहा जो आप समझ रहे हैं कि वो ख्वाब गफलत है या गफलत में सोए हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये अवामी नुमाइंदे हैं।
इनकी लथार्जी उसको कह रहे हैं, बेहिसी कह रहे हैं, गफलत कह लें, कुछ भी कह लें, वो जिम्मेदार भी हैं, चाहे वो कबूल करें या ना करें। जिस तरह आपने जुमला बोला कि एक दिन का भी इख्तियार अगर किसी शख्स के पास है या किसी एक चीज का भी, तो वो जिम्मेदार है। लेकिन अवाम क्यों नहीं बोल रही? मैं अवाम को ना 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि अगर मैं खुद शॉपिंग बैग उठा के नाली में फेंक देता हूं तो इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है, ये अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने आसपास रहने के लिए, अपने माहौल को साफ रखने के लिए अपना किरदार खुद अदा करें, क्योंकि कल खुदा ना खास्ता जैसे आज डिजास्टर आया, डूबे वो खुद है ना, मसाइल उनके। तो ये बात वही है कि उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि अब मजीद इस तरह नहीं चलेगा। आप जहां रहते हैं उस एरिया को, उस जगह को, उसका ख्याल रखें। दूसरी बात ये, मैं सियालकोट के मॉडल की मैंने पिछले दिन एक ट्वीट भी किया था। सियालकोट में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने एयरपोर्ट भी बना दिया, उसने एयरलाइन भी लॉन्च कर दी, उसने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी अपने हाथ में ले लिए जो जरूरी थे। तो वाई नॉट के कराची की बिजनेस कम्युनिटी कोई मेरा ख्याल है कई गुना बड़ी होगी इस सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी से, कि वो क्यों नहीं आगे आते, वो क्यों नहीं आके बात करते कि यार ये एरियाज जहां पे ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे हाथ में इख्तियार दिया जाए, हमारे साथ जो क्रेडिबल इदारे हैं उनकी मदद शामिल की जाए, और जो क्रेडिबल लोग भी इवन इस चीज में एक्सपीरियंस रखते हैं उनको शामिल करके कंसोर्शियम बनाया जाए, और हम पिन पॉइंट करेंगे। ये 4-5 अहम पॉइंट हैं जो हमने फौरन हमने इनको ठीक करना है, ताकि इस तरह की अगले साल को ऐसा डिजास्टर ना आए या अगले 6 महीने में ना आए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में 8 से 10 साल में हम कराची को उस तरफ लेके जाएं कि ये एक वाकई मेट्रोपॉलिटन सिटी बने। तो ये कराची के अवाम को भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये वो सदर रेगन इवन कहते थे अमेरिका के, कहते थे गवर्नमेंट जिस चीज में घुसती है ना उसका बेड़ा गर्क कर देती है। ये अमेरिका के सदर की बात बता रहा हूं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तो आपको वैसे ही आपको पता है। तो कराची के लोगों प्लीज जागो और खुद आगे जाके इनिशिएटिव लो। ये घर में बैठ के आज आप बच जाएंगे, कल खुदा ना खास्ता नहीं बचेंगे। जाके गवर्नमेंट से बात करें, अपना प्लान पेश करें। आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन गिलानी साहब, ये अवामी नुमाइंदे तो हैं, ऐवानों में तो बैठे हैं, वो चाहे आप सूबाई हुकूमत की बात कर लें या वफाक की बात कर लें, ये तो खुद आमने सामने है। और बयानबाजियां जो चल रही हैं वो ब्लेम गेम और इल्ज़ाम तराशियां, अजीब अजीब किस्म की बातें, अवाम फिर भी पिस रही है। तो आखिर इनसे जवाब लेगा कौन? जी, अवामी नुमाइंदों से जवाब तो मेरा ख्याल है अवाम को लेना चाहिए। ये मैं बात कह रहा हूँ अवाम से कि आप उनसे पूछें कि मैंने एक तो कराची के अवाम ने अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है हिस्ट्री बड़ी लंबी है, जिसको भी वोट दिया है उसके पास इख्तियार नहीं आया, ना वो नेशनल गवर्नमेंट में कभी आते थे ना कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आते थे। और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ज़िली हुकूमतों को कभी इख्तियार इस तरह का नहीं दिया गया कि उनके पास वाकई फंड्स हों जो कि आपके वोट के मुताबिक। अब आप जिनको वोट नहीं देते, अनफॉर्चुनेटली वो लोग आपके लिए काम भी नहीं करते। यही हमारा वतीरा रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हम बहुत सेल्फिश हैं, सियासत में भी हम बहुत सेल्फिश हैं। जो आप अवामी नुमाइंदों की बात कर रहे हैं, वो फंड जरूर लेंगे लेकिन अपने हल्के में लगा देंगे, क्योंकि कराची के हल्के का बंदा उसके पास फंड ही नहीं आएगा, गवर्नमेंट में नहीं है, ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है ना वो नेशनल गवर्नमेंट में। पीटीआई के पास अगर है भी तो आई डोंट नो उनके क्या हालात हैं, अल्लाह ताला नए अल्लाह करे वो भी सीख जाए। लेकिन ये बात तयशुदा है कि अवामी नुमाइंदे अगर रहना चाहते हैं और कराची के लोग अगर आप उनको रखना चाहते हो तो उन्हें बता दो कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सही। तो इदारे कहाँ जाएंगे? ये नहीं मैं कि इलेक्ट्रिक की बात कर लें आप, बल्दिया उज़्मा की बात कर लें आप, वाटर बोर्ड की बात नहीं, कोई एक इदारा जो अपना काम कर रहा हो, कोई किरदार अदा कर रहा हो, और अवाम फिर वैसी क्यों? बिल्कुल, जब देखें ना, जब लूट मार होती है ना राना साहब, तो सबसे पहले इदारे बर्बाद होते हैं। मैंने एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, जब ये चल रहे थे ना मामला दहशतगर्दी के और ये स्नैचिंग के और इस तरह, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, उसने कहा मैं एक दुकान पे बैठा था, खड़ा था, कुछ चीज़ लेने गया था, तो वहाँ 2 लोग आए गन पॉइंट पे, उन्होंने वहाँ से पैसे लूटे और जाते हुए मुझे एक सलाम करके गया। तो मैंने अगर गौर से देखा तो वो यूनिवर्सिटी एनईडी का शायद, तो यूनिवर्सिटी के कैंटीन का कोई मुलाजिम था। ये बड़ी पुरानी बात है। तो जब आप लॉ एंड ऑर्डर को वीक करते हैं, जब आप लोगों से प्रॉपरली पूछ परतीत नहीं करते, जब लोगों को पता है कि किसी ने नहीं पूछना, तो बहती गंगा में सारे हाथ धोते हैं। पहले भी याद, लेकिन जब आप सख्ती करते हैं, जब स्टेट अपना किरदार रोल प्ले करती है, तो ये जो कचरा शचरा छट जाता है, बीच में जो टिपिकल क्रिमिनल्स हैं वो रह जाते हैं, उनसे आप डील कर लेते हैं। कराची में भी ये हालात है। अब ये जो आप लूट मार कह रहे हैं, इस लूट मार में सब शामिल है। हर बंदा कहता है अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तो ये आप हम सबको सोचना पड़ेगा। इसकी वजह से इदारे भी सारे बर्बाद हो गए। बल्दिया उज़्मा का हाल देख लें, मतलब हर जगह अपने रिश्तेदार, अपने पार्टी के लोग वही भरती हैं, कोई मेरिट नहीं। मैं उनकी बेहिसी भी आपसे सुन लेता हूं या मान लेता हूं कि वाकई ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन
एक तो शहर की खूबसूरती मस्ख हो गई, बर्बाद। यानी पानी जमा खड़ा है, पानी जो है, और अभी तक वो मानसून सीजन या वो बारिशों का स्पेल, और महकमा मौसमियात ने फिर बोला है कि बारिश होगी अभी। अच्छा, एक तो वो मामला, दूसरा उन जानों का ज़या, कीमती जानों का ज़या, यानी पानी के अंदर जो तारों की तनसीब हुई, करंट से लोग मर रहे हैं, छतें गिरने से मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रहे, खूबसूरती भी और कीमती जाने भी, उनका ज़या, उनका जिम्मेदार कौन है? और उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन कोई होगी? बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है ये। जो जिस इदारे का रोल है इसमें, चाहे आप वो कह रहे हैं ना, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है, वो भी जिम्मेदार हैं इसके, उन सब से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर हम पकड़ेंगे नहीं ना राना साहब, तो इसने कुछ नहीं सुधरना। ये सैलाब आएगा, खुदा ना खासा इससे अगला आएगा, लोगों ने एक दूसरे को अखबारों में बयान देने हैं, टीवी पे आके मनाजरे करने, फिर उसी तरह से जैसे पंजाब में सैलाब आते हैं, हर साल आते हैं, सब कुछ भाग के ले जाते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अगले साल फिर वैसे ही वैसा होता है। तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब आप लोग देखें ना, अगेन मैं ये कहूंगा, मेरिट नहीं लेके आएंगे तो आप अपने साथ जुल्म करेंगे। आप अगर एंकर हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आपकी जगह अगर किसी और को बिठा दें तो उसने क्या करना है? जिसको जो काम आता है प्लीज उससे करवाएं। इस मुल्क में बड़े बड़े काम के, ब्यूरोक्रेसी में आपको काम के लोग मिल जाएंगे, पुलिस में बड़े काम के लोग मिल जाएंगे। हम वैसे खामखा शोर मचाते हैं। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, अच्छे लोगों को आगे लाएं, अच्छे लोगों को लेके आए, उनको काम दें, वो करेंगे। मल्टीनेशनल में क्या करते हैं, जो मेरिट में अच्छा बंदा होता है, कोई वहां पे नहीं देखता कि ये मेरे रिश्तेदार है, कोई ये, वो मेरिट पे बंदा लेके आते हैं, उसकी जिम्मेदारी लगाते हैं, उससे कल पूछते हैं। यही सिंपल सा मैनेजमेंट का और क्या काम है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप कैपेबल बंदा लेके आए, उसको टाइमलाइन दें, उसको वसाइल दें, कल उसे पूछें ये हुआ कि नहीं हुआ, आपको वो करके दिखाएगा। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसको सपोर्ट करें। जब हमारे यहाँ मसला ये भी है, थोड़ी देर से में गालियां पड़ना शुरू हो जाती हैं तो लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में एक विजडम लाने की, जिसमें कहते हैं विजडम। मैं यहीं से गुफ्तगू जारी रखूंगा, मैं एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहते हैं, शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़कियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन, सोशल एक्टिविस्ट, स्पोर्ट्समैन और तजियाकार मोहतरम जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब। गिलानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची की, और कराची का एक बहुत अहम पहलू मैं मजीद उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरह आपने भी बात की कि आज तक ये नहीं सोचा गया कि फिर दोबारा हमें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और अगर मैं उस हवालों से शोबों का जिक्र करूं तो जिस तरह ये पानी की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल है, और अंदरूने सिंध, इवन पंजाब में, और दूसरा एक और रुख थर की हम सूरत हाल देखते हैं। बहुत सारे ऐसे महकमों या अदारों की हालात हम देखते हैं कि वो हर साल वही दोहराई जाती है सूरत हाल, लेकिन तमाम हुकूमतों के बावजूद, मैनेजमेंट होने के बावजूद, अदारे होने के बावजूद क्यों स्ट्रेटजी या प्लानिंग नहीं बनाई जाती? कहाँ फुकदान है या बहरान है, और उसकी रीजन क्या नजर आती है? अच्छा, मुझे ना राना साहब एक लफ्ज है जिसका फुकदान नजर आता है हम सब में, और वो है नीयत का। हमारी जो विल है, जो नीयत है, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये प्रायोरिटीज हैं ही नहीं। हमारी प्रायोरिटीज शायद अपना हमारा करियर हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हो, हमारे अपने माशी मसाइल हो, ये क्रॉस द बोर्ड जाती मफादात का एक एजेंडा है जो हर बंदा लेके चलता है। देखें, अगर एक कंपनी भी चलानी है ना, मैं अगर एक कंपनी में काम करता हूं, अगर कंपनी भी चलानी है तो मुझे ये पता होगा कि मुझे कौन से शोबे में किस एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, जिसकी किस किस्म की डिलीवरी हो। एक पूरा मुल्क या पूरा सूबा या पूरा शहर चला रहे हैं आप, और मुझे एक बंदा बता दें जो आपको एक्सपर्ट लेवल का मिले, जिसे आप कहें यार मुझे इस शोबे में इस चीज को हल करने के लिए आपसे एक प्लानिंग चाहिए, जिसको हम डिस्कस करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी तरह से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें सबसे पहले, अभी पिछले दिनों एक दो नाम आ रहे थे हमारे ब्यूरोक्रेट्स के, जिनको एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाने की बात हो रही है। मेरा ख्याल है हमें मेरिट पे लोगों को लाना चाहिए, उनको अथॉरिटी देनी चाहिए, उनको अपनी सपोर्ट देनी चाहिए, उनको एक टाइमलाइन दें, वसाइल दें, उन्हें कहें ये हमने हल करना है। हमारे यहाँ वसाइल जब आते हैं ना नेशनल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और उसके बाद आगे वो जाहिर है जिसको देंगे उसको वोट मिलेंगे, तो वसाइल अपने हाथ से तकसीम करना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलता। आप एक जगह के नुमाइंदे हैं, आपने वो वसाइल उन लोगों तक पहुंचाने हैं जो कि उसको हल करें। उसकी विजिलेंस अच्छी हो, उसका कंट्रोल अच्छा हो, वो आपका काम है। लेकिन जब तक आप राइट पर्सन, राइट एक्सपर्ट नहीं लेके आएंगे तब तक नहीं। हमारे यहाँ देखें ना, अभी हम बात करें, बहुत सारी आबादियां ऐसी हैं जिनमें कराची के पास ही हैं, जहां पे कराची के लोग पनाह लेने अभी जा रहे हैं।
वो भी तो किसी ने बनाई है ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कुछ लोगों को ये काम करना आता है, आप उनको ना सही किसी को भी लगाएं, लेकिन जिन लोगों को जो काम करना आता है उनको लगाएं, उनको टाइम दें, उनको वसाइल दें, उनको इख्तियारात दें, और उसके बाद उनको पूछें कि हमने ये तुमने क्या किया, नहीं किया तो उनको लटकाएं, फिर उनको सजाएं भी दें। यानी बल्कि लटकाएं या सजाएं या ये जो जुमले आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो नुक्ता आपने बयान किया कि शायद नीयत का फुकदान है, तो कोई पैरामीटर ऐसा भी है कि हम नीयत जांच सकें कि कोई शख्स ऐसा है कि जो दिल से चाहेगा कि मुल्क की सवाल। सर मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ना अल्लाह ताला ने किसी न किसी लेवल पे इस मुल्क में लोगों को इख्तियार दिए हुए हैं जो पूछते हैं लोगों से। सरकारी इदारों में क्यों नहीं काम होता? सिर्फ एक वजह है कि वहां कोई पूछता नहीं है, वहां कोई नहीं पूछता कि तुमने ये सुबह से शाम तक बैठ के क्या किया। मैं सिर्फ इस मुल्क के अहले इख्तियार को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस मुल्क की जिम्मेदारी ली है, इन लोगों से पूछें, इनसे पूछें कि आज सुबह से लेकर शाम तक तुमने क्या किया, तुम इस एक महीने में तुम्हारी ये प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, ऐसी क्यों नहीं है। ये जब तक इस मुल्क में को पूछा नहीं जाएगा किसी को, मतलब कोई इतना, यानी आपको लगता है कि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये सारी की सारी सूरत, यानी आप एक बंदे को फांसी लटका देंगे इतना 50 साल बाद कि इसने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं उससे एक महीने बाद पूछते। और वो मैं खुद मैनेजमेंट का हिस्सा हूं, मुझे पता है कि जब आप लोगों से पूछते हैं, वो उन्हें पता होता है कि मुझसे पूछेगा, वो कुछ ना कुछ तैयार करके आते हैं। तो आप प्लीज, अगर आपको मैनेजमेंट आती है तो लोगों से पूछना शुरू करें और थिंग्स विल बी फाइन। सही लोग लेके आए, उनसे पूछें। सही। क्या लगता है, कितना दौरानिया आपको लगता है कि दरकार है कि ये हालात कोई बेहतरी की जानिब जाएंगे कराची के हवाले से? कराची या ओवरऑल? जी, ये देखें, कराची के हवाले से तो मेरा ख्याल है एक अच्छी टाउन प्लानिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर टीम के साथ प्रॉपर वसाइल लगने चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि उसको इंप्लीमेंट करने में अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए तो मेरा ख्याल है 5-6 महीने में एटलीस्ट मेन तो 2-4 फोकस पॉइंट्स है ना। आप क्या करते हैं, आप अपनी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी सेट करते हैं, प्लानिंग ही होती है ना। आप देखें इस वक्त मुझे कौन सी चीजें ठीक करनी है कि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। न 5-6 महीने में, साल में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट ईयर जब ये इस तरह की सूरत हाल है तो ये कम अज कम माहौल ना हो, कोई और चीज हो जाए वो और बात है, लेकिन कम अज कम इन चीजों में प्रॉब्लम ना हो। एंड लॉन्ग टर्म में हम इन चीजों को कैसे करें कि ये पानी जो इधर से आता है वो किस तरह से समंदर में जाए या किसी प्रॉपर खाते में इस्तेमाल हो जाए। पानी की कमी वैसे भी हमारे यहाँ बहुत है, तो ये हो सकता है। इसके लिए विल चाहिए, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए। होती नजर आती है आपको? अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, और मैं कहता हूं ये कर सकते हैं, इनको करना चाहिए, कर सकते हैं और करना चाहिए। सही। मैं आगे बढ़ता हूं, मजीद बात करते हैं, थोड़ी मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात हो जाए। यानी अब तो बड़ा अजीब लगता है कि वो एक लंबी दास्तान है, एक फहरिस्त है मजालिम की जो भारत की काबिज फौज ने मकबूजा कश्मीर में ढाए हुए हैं, और वो कश्मीरियों के जज्बों को सलाम है। यानी मैं कैसे कहूं कि वो सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अभी तक वहां पे जिंदगी जो है वो मौत जैसी है, बल्कि जिंदगी और मौत दोनों मुश्किल हैं जो सूरत हाल है। और भारत के मजालिम की जूं के तू हैं, बल्कि जबरी पाबंदियां बरकरार हैं, खुसूसी हैसियत तब्दील कर दी गई। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि उन कश्मीरियों के जज्बों को आप क्या कहेंगे जो जज्बा आज़ादी के साथ वो आज़ादी का सूरज देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, ये तो हम जैसे लोगों को इसकी कदर और इसका एहसास हो ही नहीं सकता जिनको आज़ादी मिली हुई है। ये तो उस कश्मीरी से पूछें जो उठ के ये कहता है कि मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक अपने हकूक चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं। मुझसे ये पूछ लो कि मैंने किसके साथ रहना है, मैंने क्या करना क्या है, सिर्फ ये बात करता है और उसके ऊपर उसको फिर मारा भी जाता है, उनकी इज्जतें भी लूटी जाती हैं, सब जो जुल्म कहा जाए वो होता है। तो दिस इज नॉट 70 साल से ज्यादा हो गए कि सिर्फ एक बात के मुझसे पूछ लो मैंने करना क्या है, बस उस पे हो रहा है। तो दिस इज नॉट मुझसे पूछ लो, और तो कुछ नहीं कहता। और उस पे इतना जुल्म 70 साल, मैं तो उसको सलाम पेश करता हूं जी, आज भी उस जज्बे को जिंदा रखे हुए, बल्कि उसको पता नहीं कहां से कहां ले गया वो। और दूसरी बात यह है कि देखें, जुल्म जो है ना वो मिटता है। अल्लाह ताला आज के दौर में, मुझे पता नहीं लोग किस तरह देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत जो कर रही है मेरे ख्याल में वो मजीद गलतियों पे गलतियां कर रही है। पहले कश्मीर के साथ ये हालात किए, उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों और अकलियतों के साथ ये हालात किए। अब मैं उससे एक इंडियन से बात कर रहा था, मुस्लिम से, वो तो इतने खतरे वो होते हैं ना कि बात भी नहीं करते कि उनका पासपोर्ट ना छिन जाए। तो वो ये कह रहा था कि अभी उन्होंने कहा है कि जी अगर आपके वालिद और आपके दादा का आप बर्थ सर्टिफिकेट लाएं कि वो इस एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर पैदा हुए थे तो आप इंडियन है, अगर आप नहीं ला सकते
तो फिर एक और तरीका है जिसपे नॉन मुस्लिम्स के लिए कहते हैं आप नेशनलिटी अप्लाई कर दें, जो मुस्लिम्स हैं उनको भी कहते हैं या अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, आपका मुल्क नहीं है। अब देखें हम जानते हैं ना, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मुझे कोई लाके दिखाया आज के दौर में, उस वक्त तो लोगों को तारीख पैदाइश नहीं याद होती थी। तो इसका मतलब है एक ऑफेंस है जो कि कश्मीरी जो न सिर्फ कश्मीरी बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का इत्तेफाक हुआ है ऐसे, क्योंकि गोवा के जो लोग हैं उनकी कोई नेशनलिटी या उनकी एंट्री है यूके में पहले से, लेकिन उनके लिए भी सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। तो एक शख्स से मेरी भी मुलाकात हुई तो उसने यही बोला कि यार वो हमारे पास है नहीं, है हम पुराने लेकिन वो है नहीं। लेकिन आगे जो सूरत जिस तरह आप बयान कर रहे हैं बाकी उन्हें फिर मुल्क बदर वाला कॉन्सेप्ट या मुल्क से बाहर जाना होगा। लेकिन चलें ठीक है, मैं भारत का किरदार अपनी जगह पे, मोदी सरकार अपनी जगह पे, उनका सफाक चेहरा अपनी जगह पे, लेकिन ये सफाकियत जो है जिस तरह आप कह रहे हैं ना, जुल्म मिट जाता है, लेकिन जुल्म नए नए तरीकों से, यानी इस वक्त जो सूरत हाल का सामना है वो है नस्ल कुशी। कल यौम आशूर था, जुलूसों पे पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। और कैसे आप डिफाइन करेंगे, यानी मैं भारत की सफाकियत या वो गासिब फौज जो है वहां पे काबज हुई भारत की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और उनके जज्बों को तो इसमें कोई शक नहीं कि सलाम है। बिल्कुल सही बात है। देखें ना, कश्मीरी मुसलमान जो है उसको रहना आ गया है उस जुल्म के साथ। अगर इंडिया ये समझता है कि वो उसके आगे झुक जाएंगे, मेरा ख्याल है इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती। अगर वो 70 साल में नहीं झुके, इतने जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को समझ लेना चाहिए वो नहीं झुकेंगे, सीधी सी बात। सही। अब जहां तक आप बात करें, वो जो फौज है ना, वो तो जो फौजी 1 साल से ज्यादा रह जाए वो तो मेरे ख्याल खुदकुशी कर लेगा वहां पे। वो करते हैं, ये उनकी वाकयात हम देख रहे हैं, मोराल का हाल है। तो ये बड़ी वाज़ेह चीज है कि अल्लाह ताला, देखें जितनी लंबी स्ट्रगल है ना, अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम भी कोई बड़ा रखा होगा इंशाल्लाह। लेकिन इंडिया इस वक्त एक्सपोज हो रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त सबकी मुख्तलिफ जगहों पे नजर आती है वो इससे पहले नहीं थी, कभी भी नहीं थी। इसमें हमारा इतना कमाल नहीं है जितना उनकी गलतियों का कमाल है। तो मुझे ये यकीन है, लेकिन हमें अपनी, ये नहीं से हम बातों से करें, मेरा और आपका काम बातें करना, हम करेंगे, लेकिन जितने भी इस दुनिया में मुसलमान हैं, जितने भी इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, कम अज कम उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस वक्त आप एक कुत्ते को जो डॉग है उसको कहते हैं उसको इसकी जान को खतरा नहीं हो रही, कश्मीरियों पर सुबह शाम जुल्म हो रहा है, उसके लिए कम से कम बोले तो सही। नहीं तो ये अलमबरदार जितने भी हैं इंसानी हकूक के या जितनी भी तंजीमें हैं, खामोशी क्यों? इसलिए खामोश, लेकिन अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर बंदा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बोलता है। इस वक्त इंडिया चूंकि दुनिया को बहुत बड़ा बिजनेस देता है, बहुत सारे ममालिक के बिजनेस जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो जाहिर है वो वहां पे नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन मैं ये कहता हूं, पाकिस्तान को भी मैं ये कहता हूं, अपने मुसलमान ममालिक को भी ये कहता हूं कि आप लोग अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाएं, आप लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, आप लोग खुद ताकतवर हो, आप देखेंगे दुनिया खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी और फिर आप बताएंगे कि मुझे आपसे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मांगने से कुछ नहीं मिलता, जब आप ताकतवर होंगे आपको खुद आके दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि हम इतने खुद कफील होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई शऊर जागता हुआ नजर आता है, अपनी मजबूती नजर आती है, चाहे वो मुआशी हवाले से या सफारतकारी के हवाले से है? आपको लगता है कि हम कुछ उस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, मैं ना राना साहब एक बात कहूं कि ईरान कह लें, अफगानिस्तान कह लें, टर्की कह लें, इन लोगों ने सदियों हुकूमतें की हुई हैं, अपने पूरे पूरे खित्ते पे हुकूमत, इन्हें पता है हुकूमत कैसे होती है। राना साहब, हमें तो 47 से पहले पता नहीं था हुकूमत किस चिड़िया का नाम है, हम सीख रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूं इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक मिसाल दूं आपको, मैंने इस मुल्क की मईशत 3 साल में, ठीक है ना, एक 3 GDP से 6 GDP तक जाते देखी है, ठीक है। तो इसलिए इस काम में पोटेंशियल, हम कंज्यूमर मार्केट है यार, हमारे पास बड़े लोग हैं, हम टैलेंटेड कौम है। सिर्फ हमें मोटरवे की मिसाल की तरह एक पाइपलाइन दे दें, यानी मोटरवे पे वही बंदा जाके ना इधर पाँव करता था, मोटरवे पे जाके अपनी लेन में चलना शुरू कर देता है। ये पोटेंशियल है ना हमारा। तो आप लोग जो मुल्क चला रहे हैं, इस कौम को एक गाइडलाइन दे दें, एक पाइपलाइन दे दें, ये खुद सीधे हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें इसकी। लेकिन इस कौम में पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ आप लोग एक पॉलिसी तो बनाएं, एक स्ट्रैटेजी तो बनाएं, इसको इंप्लीमेंट तो करें। ये सब कौम को, इसमें कोई मसला नहीं। मैं ये कहता हूं 4-5 साल में ये सारे चैलेंजेस एटलीस्ट नॉर्मलाइज हो सकते हैं और उसके बाद हम आगे से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, अगर हमारी विल ठीक हो जाए, हमारी नीयत ठीक हो जाए और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। हम अपने आप गालियां दे के ना हमारे कॉन्फिडेंस लूज करें, हमें कॉन्फिडेंस आए और हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, हम एक दूसरे से लड़ना छोड़ दें, एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें। ये करते करते आएगा, कल्चर बनते बनते आएगा। लेकिन इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, ये आ सकता है, हम कहीं कोई बुरे हालात नहीं आ सकता है, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन आएगा इंशाल्लाह।
पुरुम्मीद हैं आप? मैं इसलिए कहता हूं कि ये मुल्क जो है ना 27वीं रमजान को रात 12:01 पे बना था, ठीक है, और इसका ख्वाब जो है इकबाल ने पेश किया था, कायद आज़म ने उसको अडॉप्ट किया था, और इकबाल ने कुरान को ट्रांसलेट किया अपनी शायरी में। तो इसलिए ये सारी जब चीजें हो तो इस मुल्क का मुस्तकबिल है इंशाल्लाह। सिर्फ हम लोगों की जो कोताहियां हैं हम भुगतेंगे, जो कोताहियां नहीं करेंगे वो यकीनन इस मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, बिल्कुल बेहतरी की जानिब जाना चाहिए और सोचना चाहिए। मैं मजीद आगे बात करता हूँ और मेरे एक तारुफ में आपको एक लफ्ज़ बोला, स्पोर्ट्समैन, ठीक है, बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से आप जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप क्रिकेट भी खेलते हैं। तो कल क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड T20 मैच था, मुख्तसर दौरानिए का दूसरा मैच था, एक तो बारिश की नज़र हो गया और उसमें भी बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान के जीतने की, लेकिन कल के मैच में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और उसका वाज़े तौर पे इजहार भी किया गया कप्तान की जानिब से, बाकी प्लेयर्स की जानिब से। लेकिन जो एक दिन पहले, यानी एक मैच पहले जो हुआ था, उसमें इमाद वसीम का एक जुमला था कि हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है और हम जीत सकते हैं और जीतेंगे, और ये मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया मुकम्मल। लेकिन कल का मैच वाकई जो टारगेट सोचा गया, जितना टारगेट दिया गया, उसके हवाले से, और इसके बावजूद पाकिस्तान मैच हार जाता है। तो पहले तो मैं चाहूंगा इस पर थोड़े से कमेंट्स। अच्छा, एक बात तो ये है कि अच्छा मैच है, स्पोर्ट्स है, हार जीत है, लेकिन अच्छा खेल के हारा जाए तो इतना तकलीफ नहीं होती। कल मैंने मैच देखा भी और बड़ी अच्छी, ये तो इजहार भी बाबर आजम ने भी किया, बहुत अच्छा बैटिंग स्ट्रैटेजी, बड़ा उन्हें पता था हमने क्या स्कोर करना है, किस तरह से लेके चलना है, किसने क्या करना है, बड़ा रोल डिफाइन था। मुझे लग रहा था विकेट भी थोड़ी सी आसान है क्योंकि उसमें कोई ऐसी वेरिएशन नजर नहीं आ रही थी बजाय, लेकिन जब हमारी बॉलिंग की बारी आई तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। मुझे वहां वो थोड़ी सी कम नजर आई। जाहिर है वक्त के साथ साथ कैप्टन भी हमारे सीख जाएंगे, टीम भी सीख जाएगी, लेकिन जब इतना लंबा स्कोर के फिर आपको रिस्क लेने चाहिए, फिर आपको एग्रेसिव आके उस पर करना चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि ये नॉर्मल मैच खेल रहे थे सेकंड इनिंग में, वो उस तरह की एग्रेशन मुझे शायद उन्हें ये लगता था कि हम जीत जाएंगे, हमारा स्कोर अच्छा है। ये कभी भी कोई भी स्पोर्ट्समैन, आप भी खेलते हैं, कोई भी नहीं सोचता कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमने बस बहुत, आपने रिस्क लेने, आपने एक आध ओवर में रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं होता कि आपको पता चले कि हमने इनके कौन से बैट्समैन को हर सूरत में आउट करना है, हमारे पास स्कोर बहुत है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि 50-60 उसका कैप्टन बना चुका है तो हम उसको नॉर्मल बॉलिंग से खिलाते रहे, ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि वाकई ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि इन मॉर्गन जैसा प्लेयर, यानी T20 की अगर एवरेज आप देखते हैं और उस बंदे का कैलिबर जो देखते हैं, आप क्रिकेट उसकी जानते हैं, और वो कप्तान है उस टीम के, और वही वो रोल उन्होंने प्ले किया है। तो आखिर पाकिस्तानी टीम मैच तो हार गई, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने भी वाज़े तौर पर बोला बाबर आजम ने कि शिकस्त हुई, होनी नहीं चाहिए थी, दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होना भी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना अगर आप टारगेट दे देते हैं, इतनी अच्छी आप खेल पेश कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर भी अपना दफा नहीं कर पाते, तो वो वीकनेस नहीं है? जी राना साहब, आपको पता है ना गेम में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है। आपको देखना पड़ता है कि मैंने किस तरह से दूसरी टीम को प्रेशराइज करना है। जब आपके पास इतना बड़ा मार्जिन हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कप्तान जो है ना उसको हर किस्म का नफसियाती हरबा आजमाना चाहिए। और जेपी मॉर्गन को मेरा ख्याल है जितनी एफर्ट हो सकती ना वो उसको पहले 2-4 ओवर्स में निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी, हर सूरत में चेंज करनी थी जो उसके वीक पॉइंट्स है। देखें, हर बैट्समैन का एक वीक पॉइंट है, अगर आप उसके वीक पॉइंट पे वर्क करेंगे तो ये हो नहीं सकता वो परेशान ना हो। तो मेरा ख्याल है यहाँ कहीं स्ट्रैटेजी मिसिंग है, साइकोलॉजिकल जो हमारा स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी मिसिंग है। टीम बहुत अच्छी है। एक मतलब महदूद वक्त है मेरे पास, मैं सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज हम हार गए, ठीक है, 3 टेस्ट है जो भी सूरत आ रही, लेकिन सीरीज हम हार गए। उसके बाद ये T20 सीरीज है, इसका एक मैच भी बारिश की नजर हो गया, एक हम हार गए, तो अब आगे एक मैच बचा है। सूरत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? और इतना टारगेट देने के बाद और इसके बाद, यानी इस शिकस्त के बाद आपको क्या लग रहा है? नहीं, अगेन उन्हें ये पता होना चाहिए हमारी बैटिंग अच्छी है, इस बैटिंग को हमने सस्टेन करना है, इसी तरह की बैटिंग, यही प्लानिंग करनी है। लेकिन हमें बॉलिंग में वो क्या चेंजेस करनी है, फील्डिंग में क्या एग्रेशन दिखानी है, एक मैच प्लान किस तरह से करना है ताकि हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जाएं। देखिए आसिफ इकबाल क्या कहते थे, वो कहते थे हमारे क्रिकेटर्स को क्रिकेट सिखाने की जरूरत नहीं है, इन्हें यह बताना जरूरी है कि भाई जब तुम स्टार बन जाओ तो उसके बाद क्या करना है। बिल्कुल। तो अब ये स्टार जो बन गए हैं इनको बताना है कि आपने अब किस तरह से वो प्लान करना है, स्ट्रैटेजी को सोचना है, बार बार बॉलर के पास जाके क्या कहना है कि अगली बॉल कैसे करानी है। ये बॉल टू बॉल गेम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर ये कर सकते हैं।
सही तो सदर गिरान साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।